नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज एक और टॉपिक लेकर आए हैं हम लोग क्लास 12th का वन शॉट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी देखो, बायो प्लस टेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी को मिक्स करके ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट और प्रोसेस और सर्विसेज बनाना ही बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे इसके क्या प्रिंसिपल हैं और क्या प्रोसेस है। इस चैप्टर में प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में ही बात की गई है। जो प्रोडक्ट बनेंगे वो तो हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा इसके एप्लीकेशन वाला। तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी बहुत अच्छा वेटेज रखता है, ये 4 मार्क्स का वेटेज रखता है एंड नीट में भी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इसमें डायरेक्ट आप करेक्ट कर सकते हो। देखो इधर, बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें नॉर्मली बात की जा रही है, या तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो यूज करते ही हैं और देयर एंजाइम फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन, या फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होने वाले एंजाइम को भी यूज कर सकते हैं और ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट बना सकते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए गए हैं देखते हैं। देखिए अभी यहां पर तो ये डीएनए दिया हुआ है, ये लैब में पैटर्न डिश में प्रैक्टिकल कर रहे होंगे और ये साइंटिस्ट भी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। यहां पर बात की गई है इसकी डेफिनेशन की एक और, किसके अकॉर्डिंग, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया गया है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट करना है एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ, ये उसकी सेल को किसके साथ में, ऑर्गेनिज्म की सेल को, ऑर्गेनिज्म के सेल के पार्ट को या मोलिकुलर एनालॉगस को नेचुरल साइंस के साथ में इंटीग्रेट करना है फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए। तो ये किसकी डेफिनेशन है, EFBP बी की, यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। बायोटेक्नोलॉजी ओल्ड एंड मॉडर्न, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या बात करती है कि उसमें हम पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर लेते हैं, ऑर्गेनिज्म को पूरा यूज किया जाए तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, और ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट को यूज किया जाए तो मॉडर्न या न्यू बायोटेक्नोलॉजी। देखो इधर, ऑल या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड, एग्जांपल कर्ड, डोसा, ब्रेड, बियर, वाइन। ये बनाने के लिए, जैसे कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए हम ईस्ट एंड बैक्टीरिया को पूरा का पूरा यूज करते हैं। ये नहीं कि ईस्ट से कुछ ऑब्टेन करेंगे फिर उसे यूज करेंगे, लेकिन आजकल मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में पूरा ऑर्गेनिज्म यूज नहीं किया जाता, कुछ पार्ट, जैसे कि वैक्सीन बनाई जाती है। आप लोगों को पता है ना, वैक्सीन में हम पूरा पार्ट नहीं डालते, वैक्सीन में या तो प्रोटीन या डीएनए जो रेस्पॉन्सिबल होता है उसी को ही डाला जाता है। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये आप लोग थर्ड चैप्टर में भी पढ़ते हैं, थर्ड चैप्टर में आप लोगों का जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसमें भी पढ़ते हैं। देन IVF के बारे में वहां हो जाएगा, ड्रग्स लाइक इंसुलिन, ये इसके बाद में हम जो बायोटेक का एप्लीकेशन वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि इंसुलिन को बनाया गया है बायोटेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाई गई है डायबिटीज के पेशेंट के लिए। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद, किस किस के साथ डील कर सकती है, माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेस लाइक मेकिंग कर्ड, बियर्ड एंड वाइन, इनमें माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी, सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ अ जीन, प्रिपरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन एंड करेक्टिंग ऑफ डिफेक्टिव जीन। यदि जीन में किसी टाइप का कोई भी डिफेक्ट है तो उसे भी हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के यहाँ पर पहले प्रिंसिपल की बात की गई है। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दो प्रिंसिपल है, फर्स्ट है इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है बायो प्रोसेसिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर तो ये बात करता है कि जो हमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करने हैं वो स्टरलाइज होने चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या करता है, द टेक्निक इन विच जेनेटिक मटीरियल DNA और RNA is chemically altered and introduced into host organism into the change of phenotype। जेनेटिक बेटा नाम में लिखा हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब किसको यूज किया जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए मॉलिक्यूल और आरएनए मॉलिक्यूल को लिया जाएगा और उसमें जो रिक्वायरमेंट चेंज की रिक्वायरमेंट है वो किया जाएगा कि डिजायर्ड जीन, कहीं मान लीजिए
यदि हमें कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है और प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिजायरेबल जीन की रिक्वायरमेंट है, तो डिजायरेबल जीन को अलग करके उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम किसी और जगह इस जीन को इंसर्ट करते हैं और ये अपनी कॉपीज बनाता है, अपना कैरेक्टर शो करता है। तो इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल, यदि जो हमने प्रोसेस किया है, क्या बेटा ये जो प्रोसेस किया है इस प्रोसेस में किसी भी टाइप का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, तो मेंटेन ऑफ स्टेरिलाइज एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में मेंटेनेंस करना है किसका? स्टेरिलाइजेशन का। ग्रोविंग desired microbes and eukaryotic cell in large quantity for the manufacture of the antibiotic vaccine and enzyme। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ओनली वही माइक्रोब्स ग्रो किए जाएं और वही अपने आप ग्रो हो जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, अदर कंटामिनेटेड वाले माइक्रोब्स हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये स्टेरिलाइजेशन की बात कर रहा है। नेक्स्ट, 3 बेसिक स्टेप्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना है हमें तो 3 बेसिक स्टेप हमें करनी पड़ेंगी। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। हमें ऐसा डीएनए देखना पड़ेगा जिस जीन की हमें रिक्वायरमेंट है, मतलब उस डीएनए में वो जीन होना चाहिए जो हमने सोचा है। क्या सोचा है कि भाई मान लीजिए कोई जीन है, वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उस कैरेक्टर को हमें वहां से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस करवाना है तो वो जीन भी हमें लेनी पड़ेगी। तो वो जीन कहाँ होती है? ए सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन बोलते हैं। देन उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, आइडेंटिफाई इनटू द होस्ट, उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इंट्रोडक्शन किया जाएगा किसी होस्ट के अंदर ताकि वो अपने नंबर बढ़ा सके। एंड मेंटेनेंस इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। और नेक्स्ट इस तरह से ये इसकी प्रोजेनी में क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास में क्या होता है बेटा? प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में ये कैपेसिटी होती है कि आप डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये डीएनए है, इसमें प्लाज्मिड में ये वाला पार्ट है टीआई प्लाज्मिड है, और डीएनए कटिंग, यहां से हमने डीएनए को कट किया है और यहां पर क्या कर दिया? ये ऐड कर दिया है। अब यहां पर हमने टीआई प्लाज्मिड में डीएनए को ऐड कर दिया है और इसको ट्रांसफर कर दिया है किसके लिए? नई कॉपी बनाने के लिए। अब नई कॉपी बनाएगा तो ये जीन अपना कैरेक्टर क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। ये कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा और वो जो डिजायर जीन थी उसके कैरेक्टर हमें शो होंगे। तो यही बायोटेक्नोलॉजी के 3 स्टेप। पहला है, देखो यहां पर हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए? The process of joining and inserting of a foreign piece of DNA into the host organism to produce new genetic combination is called recombinant DNA technology। इसको हम क्या बोलते हैं? recombinant DNA technology। First recombinant DNA rDNA produced by Stanley and Boyer in 1972। क्या यूज किया था उन्होंने? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को यूज किया था। The process of joining and inserting a foreign piece of DNA into the host organism to produce a new genetic combination is called recombinant DNA technology। First recombinant DNA was produced by Stanley Cohen and Herbert Boyer 1972। They isolate antibiotic resistant gene। इन्होंने क्या किया था? इसके पास में क्या थी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी। resistant gene type a piece of DNA from a plasmid of Salmonella typhimurium। It was linked with a plasmid vector and transferred into E. coli। As a result, the gene was expressed and multiple in E. coli। देखो इन्होंने क्या बात करी है, ये बोल रहे हैं कि मान क्या लीजिए, सही में है हमारे पास में ये इन्होंने बैक्टीरिया था। ये क्या था बेटा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास में खुद का डीएनए, ये रहा खुद का डीएनए, और प्लाज्मिड ये रहा प्लाज्मिड बना दिया हमने।
इस प्लाज्मिड में, ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में ये पोर्शन, इस प्लाज्मिड में ये पोर्शन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करता है। ये पोर्शन ग्रीन वाला एंटी बायोटिक रेजिस्टेंट है। ठीक है, हमने इस पार्ट को अलग करना है, तो हम इस प्लाज्मिड को कहां निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इस प्लाज्मिड को हमने बाहर निकाल लिया, मान लीजिए ये प्लाज्मिड मैंने बाहर निकाल लिया, ये प्लाज्मिड हमने बाहर निकाल लिया, और इस प्लाज्मिड का ये डिजायर पार्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, इसको हमने कट कर दिया। इसको हमने कट कर दिया, किसके थ्रू कट कर दिया बेटा, कैंची से। कैंची हमारे यहाँ क्या होती है, देखो मॉलिक्यूलर सीजर एंजाइम होते हैं हमारे पास में। कौन सा वाला एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। उसके थ्रू कट कर दिया, उसके थ्रू कट करने पर ये ग्रीन पोर्शन क्या हो गया, अलग हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पार्ट अलग हो गया। यहां से हमने इधर हमारे पास में ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, ये क्या है, ई कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया के पास में इसका प्लाज्मिड था, इसका प्लाज्मिड ये रहा, इसका प्लाज्मिड क्या है, ये है, और इसमें डीएनए हम बता देते हैं, ये डीएनए है, ये इसका डीएनए था। ठीक है, हमने इसके अंदर इस प्लाज्मिड से जो निकाला हुआ जो पार्ट था, ये इसको हम क्या बोल रहे थे, डीएनए, इसको क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया। तो यहां पर देखिए ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में, ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ये ग्रीन वाला पोर्शन यहां इंसर्ट करवा दिया हम लोगों ने। अब इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया, ये ई कोलाई बैक्टीरिया अपनी कॉपीज बनाएगा। देखो इधर इसने कॉपीज बनाई, यहां पर इसने कॉपी बनाई है, बहुत सारी कॉपी बनाई है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया, ये ई कोलाई बैक्टीरिया, ये ई कोलाई बैक्टीरिया, हर एक कॉपी में क्या हुआ है, यहां पर ये इसका प्लाज्मिड था, ई कोलाई बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, ई कोलाई बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, ई कोलाई बैक्टीरिया का प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड कौन सा वाला था, ये वाला। तो ये अपनी भी तो कॉपी बना रहा है, किसकी, आरडीएनए की। इस तरह से आरडीएनए का अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। ये इसका डीएनए था, और हर जगह हमें क्या मिल गया, अब आर डीएनए, आर डीएनए, ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो ये क्या बना था हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कहाँ बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हमने यहां से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाल लिया। अब ई कोलाई भी क्या होगी, एंटी बायोटिक रेजिस्टेंट हो गई। पहले ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं थी, लेकिन अब जितनी भी ई कोलाई है वो सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुकी है। तो इसका यूज कर रहे हैं, किसका, बायोटेक्नोलॉजी में हम डीएनए के कुछ पार्ट का जो जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर रहा है, उस पार्ट को यूज करके अदर बैक्टीरिया को भी हम क्या बना रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट करवा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसका प्रोसेस था। देखो इधर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने बनाया, ये कैसे बना। अभी मैंने आप लोगों के सामने एक मॉलिक्यूलर सीजर लिया था। तो ये बनता है कैसे, इसके लिए हमें चाहिए बेटा एंजाइम, देन क्लोनिंग वेक्टर चाहिए, देन कॉम्पिटेंट होस्ट चाहिए। एंजाइम चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर चाहिए एंड कॉम्पिटेंट होस्ट चाहिए। एंजाइम कौन कौन से, एंजाइम 3 होते हैं बेटा, एक तो कट करने वाला, एक जोड़ने वाला और एक अमाउंट बढ़ाने वाला।
डीएनए का अमाउंट बढ़ाने वाला। तो कट भी डीएनए को करा जा रहा है, जोड़ा भी डीएनए को ही जा रहा है, अमाउंट भी डीएनए का ही बढ़ाया जा रहा है। तो कटिंग करने वाले को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। स्पेशली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दो टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग। कट कहां कर रहे हैं, ये देखो इस तरह से डीएनए को कट कर रहे हैं। क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर इस तरह से प्लाज्मिड होते हैं जिसमें हम डिजायर डीएनए या जीन को इंसर्ट करते हैं। एंड कॉम्पिटेंट होस्ट वो होता है जिसके अंदर हमने आरडीएनए वाला प्लाज्मिड इंसर्ट करना होता है। पहले देखो ये ई कोलाई अभी देता था आप लोगों का, ये ई कोलाई नॉर्मल था, ये ई कोलाई कौन सा था बेटा, नॉर्मल। अब ये ई कोलाई के पास में क्या आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला प्लाज्मिड आ गया। तो अब ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड। देखो इधर ये क्या था हमारे पास में, नॉर्मल ई कोलाई है, नॉर्मल ई कोलाई, लेकिन ये सारे ई कोलाई कौन से हैं, ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड क्योंकि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। यदि इनको एंटीबायोटिक वाले मीडियम में डाला जाएगा तो ये किल हो जाएंगे, लेकिन ये रेजिस्टेंस शो करेंगे। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, इनको ही हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। अब हम पढ़ते हैं एंजाइम। फर्स्ट टूल हमारे पास में है क्या, एंजाइम। टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का फर्स्ट टूल है हमारे पास में एंजाइम। एंड फॉलोइंग टाइप्स, 3 टाइप के एंजाइम है। पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बोला था आप लोगों को, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। सेकंड है डीएनए लाइगेज एंड थर्ड है डीएनए पॉलीमरेज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखो इसके बारे में, दीज आर द एंजाइम विच कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट इनटू अ फ्रैगमेंट, 2 फ्रैगमेंट में कट कर देता है। बाय बिलोंग टू अ क्लास ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज क्लास से ये बिलोंग करते हैं। मोर देन 900, कितने बेटा, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से अब तक हम लोगों ने लेब में कितने, 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कर लिए हैं बेटा, आइसोलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज याद रखना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऑलवेज प्रोकैरियोट में मिलते हैं, यूकैरियोट में नहीं मिलते हैं। क्लियर, चलो भाई और डिटेल पढ़ते हैं। इसी के पॉइंट में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को नाम दिया जाता है तो उसके नाम में कौन कौन से लेटर किसको डिनोट करते हैं। यहां आप लोगों के सामने एक एंजाइम का एग्जांपल है, EcoR1। E किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को। CO किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को। R किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रैंड को। I किसको रिप्रेजेंट करता है, रोमन नंबर, मतलब फर्स्ट बोल सकते हैं, EcoR फर्स्ट। रोमन नंबर, द ऑर्डर इन विच एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। देखो फर्स्ट लेटर इंडिकेट द जीनस, सेकेंड 2 लेटर इंडिकेट द स्पीसीज एंड ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों, अभी बोला मैंने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलते ही प्रोकैरियोट में है, विच दे वर आइसोलेटेड। एग्जाम्पल, EcoR फर्स्ट कम्स फ्रॉम द E. coli RY13। ये इंपॉर्टेंट है, ये हायर क्लासेस में पूछा जाता है कि कौन से स्ट्रैंड से RY13 से EcoR फर्स्ट ऑब्टेन किया गया है। टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग, 2 टाइप के होते हैं, हेक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस कहां, दे रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। डीएनए के पार्ट्स कहां से, बीच में से ना कट करके साइडों में से कट करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। कैसे, देखो इधर हमारे पास में डीएनए इस तरह से होता है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये इनके बीच में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनका एंड होता है क्या, 5' to 3' एंड 3' to 5'। तो हमारा एंजाइम जो हम बोल रहे हैं एक्सोन्यूक्लियस, वो इनको यहां से कट कर, इधर से और इधर से कट कर दे, तो इसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। कौन सा एंजाइम है ये, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहां से कट करते हैं बेटा, ये डीएनए मॉलिक्यूल है,
ये डीएनए मॉलिक्यूल है और ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कट करेगा बेटा कहाँ से? बीच में से। बीच में से कहाँ से? यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से इधर से कट करता है। तो हमारे पास में एक एंड इधर आ जाएगा और एक एंड उधर चला जाएगा। किसका? डीएनए का। ये डीएनए ऐसे कट जाएगा, यहाँ पर इनके ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है जो है ये दो पार्ट में कट जाएगा। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस बीच में से कट करता है और ये साइड पे से कट करता है। देखिए इधर, दे रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। Endonuclease, they cut at a specific position with DNA. They bind to a specific recognition sequence of the DNA and cut the two strand at a specific point. इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ये दो टाइप के होते हैं, स्पेशली हमने पढ़ ली एक्सो एंड एंडो। फर्स्ट फ्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंड सेकंड। सबसे पहला कौन सा देखा गया है बेटा? हिंड सेकंड। अब आप बोल सकते हो कि सर फर्स्ट क्यों नहीं आया? बेटा फंक्शन जो प्रॉपर तरीके से याद किए गए ना, बताए गए, वो हिंड सेकंड के बताए गए। ठीक है, इसलिए हिंड सेकंड लिखते हैं। डिस्कवर फर्स्ट भी हुआ था, लेकिन प्रॉपर फंक्शन जिसका बताया गया वो क्या था? सेकंड। इसलिए हम फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सेकंड को ही बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड। ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहां पर कट करते हैं? एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? जिसे हम राइट और लेफ्ट दोनों साइड से पढ़ें और सेम आती हैं, देखो उसे बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ द बेस पेयर दैट रीड द सेम ऑन टू स्ट्रैंड 5' to 3' एंड 3' to 5' डायरेक्शन। यहां पर डायरेक्शन दिया हुआ है, देखो GATTC। ये इको आर फर्स्ट यहां पे कट करता है। देखो इधर हमारे पास में सीक्वेंस है GAATTC। यह सीक्वेंस है, यहां पे ये है 5' to 3'। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में हमारे पास में सीक्वेंस आएगी क्या? हम करते हैं CTTAAG। तो ये क्या हो गया? 3' to 5'। इनके बीच में वही हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर 3 होते हैं और इनके बीच में कितने होते हैं? डबल डबल, 2 होते हैं। तो यहां पर इनके बीच में बॉन्ड है इस तरह से। तो अब आप बताएंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है? ये है इको आर फर्स्ट। इको आर फर्स्ट। ये इको आर फर्स्ट कहां कट करता है और कैसे कट करता है? बेटा ये ऐसे कट करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कटेंगे, कैसे कटेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे टूटेंगे? ऐसे टूटेंगे। यहां पे एक पर्टिकुलर स्टिकी एंड से इस तरह से कट करता है, ये इधर और ये इधर। तो हमारी सीक्वेंस हम देखेंगे कैसे क्या अलग हो जाती है। इस तरह से कट करता है कौन? इको आर फर्स्ट। देखिए सीक्वेंस GAATT और काम कौन कर रहा है? इको आर फर्स्ट काम कर रहा है। इको आर फर्स्ट इसको कट करने का काम करता है। टूल्स अगेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आ रहा है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 2 टाइप के होते हैं। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 2 तरह के कट बनाते हैं, एक बनाते हैं ब्लंट एंड, एक बनाते हैं स्टिकी एंड। ब्लंट एंड क्या होता है? एग्जाम्पल दिया हुआ है सेम फर्स्ट सीक्वेंस है GGCC। ये बीच में से कट करे, ये बीच में से कट करे, इधर वाला पोर्शन इधर वाला पोर्शन बराबर रहे तो इसको बोलते हैं क्या? ब्लंट एंड। स्टिकी एंड ये इस तरह से कट करते हैं सीक्वेंस को कि एक एंड ज्यादा बड़ा है और एक एंड क्या है? छोटा है, ओवरहैंग होता है। देखो द स्टिकी एंड आर द शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंग एट ईच एंड। ये इस तरह से कट किए जाते हैं। अभी बताया था आप लोगों को, इस तरह से कट करते हैं। इस तरह से कट करते हैं तो सीक्वेंस कैसे बन जाती है? यहां देखिए ये सीक्वेंस हमारे पास में इस तरह की बन जाएगी। ये सीक्वेंस इधर और ये सीक्वेंस हमारे पास में इधर, और ये दोनों जुड़ जाते हैं, फिर क्या होते हैं? ऐड होते हैं, किसी और के साथ में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ये 2 स्टिकी एंड अलग अलग होंगे फिर ऐड होते हैं। पहले ये वाली सीक्वेंस है और ये वाली सीक्वेंस है, दोनों ये मिलेंगे। नेक्स्ट डायग्राम में हम आपको बता देंगे। ये देखो यहां मिल गए,
ये दोनों क्या, ये तो पूरी सीक्वेंस हमारी कैसी है, ब्लैंक, और ये क्या है एकदम, मान लीजिए ग्रीन वाला है, और ये हमारे पास में क्या था, रेडिश है, और ये ग्रीन है। इसको और ज्यादा दिखाते हैं आप लोग, देखिए इधर था हमारे पास में सीक्वेंस ये वाली है, इधर हमारे पास में सीक्वेंस कौन सी वाली है, ये वाली है, ये वाली सीक्वेंस है। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये एंड जो बनते हैं इनको बोलते हैं स्टिकी एंड। क्या बोलते हैं बेटा, स्टिकी एंड। देखना इधर, ये इस तरह से, और यहां पर ये ग्रीन वाला इस तरह से, इस तरह से डीएनए। तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाते हैं, इनके बीच में क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं, ये बॉन्ड बन गए इनके बीच में, इनके बीच में बॉन्ड बन जाते हैं। और तो इनको जोड़ने का काम कौन करता है, ये अपने आप नहीं जुड़ते हैं, कट करने का काम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने किया है। जोड़ने का काम कौन करता है बेटा, जोड़ने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। ये एंजाइम लाइगेज एंजाइम, ये रहा जिसके अंदर ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये है लाइगेज एंजाइम। ये डिनोट करता है लाइगेज एंजाइम को। किसको डिनोट करता है बेटा, ये लाइगेज एंजाइम को। ये है लाइगेज एंजाइम, ये पूरा लाइगेज एंजाइम है जो इनको जोड़ने का काम करता है। देखो, स्टिकी एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट। ये इन्होंने बीच में क्या बनाया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है इनके कॉम्प्लीमेंट्री के साथ में, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये टी था तो ये इस ए से जुड़ेगा, ये टी इस ए से जुड़ेगा, ये ए इस टी से जुड़ेगा, ये ए इस टी से जुड़ेगा, और ये जी इस सी से जुड़ेगा, ठीक है। द स्टिकी एंड फैसिलिटेट एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। किसके थ्रू किया जाता है बेटा, डीएनए लाइगेज के थ्रू। When cut by the same restriction enzyme at the DNA fragment have the same kind of sticky end, they are joined by DNA ligase. थर्ड हमारा क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। हमने जोड़कर जो डीएनए बनाया है उसका अमाउंट बढ़ाने का काम कौन करता है, These एंजाइम हेल्प इन विट्रो सिंथेसिस। लैब में कहां पर बेटा, ये इन विट्रो, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर ही होता है, इन विट्रो मतलब लैब में। अब ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है, तो लैब में हमारा जो डीएनए ज्वाइंट हुआ है उसका अमाउंट बढ़ाया जाएगा। तो कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड ऑन डीएनए टेम्पलेट। कहां पर देखिए, ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस तरह से क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड जोड़ता रहता है, न्यूक्लियोटाइड जोड़ता रहता है, और अमाउंट क्या कर रहा है, डबल करता रहता है, अमाउंट डबल करता रहता है। ये उसी की तरह है, डीएनए रेप्लिकेशन की तरह। एक तरह तो डीएनए अपना डबल अमाउंट बढ़ाता है, किसके थ्रू, डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होता है, डीएनए का अमाउंट डबल होना। तो वहां पर कौन सा एंजाइम काम करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहां पर भी कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है। नेक्स्ट सेकेंड टूल था क्या बेटा, क्लोनिंग वेक्टर। फर्स्ट हमने क्या पढ़े, एंजाइम। एंजाइम में हमने पढ़े कौन कौन से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम एंड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सेकेंड हमारा क्या है, वेक्टर। जो हमने डीएनए बनाना होता है या डिजायर्ड डीएनए जो होता है उसको इंसर्ट करना, उसको कहीं और जगह तक ले जाने का काम कौन करता है, वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। तो हम लोगों ने देखा था कि यार ये प्लाज्मिड जो होते हैं ना, ये प्लाज्मिड देखो भी सिंपल है, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड पर हम लोग डीएनए को इंसर्ट करते हैं, किसको, डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर। देखो वेक्टर क्या होता है, जैसे फोर व्हीलर, जैसे फोर व्हीलर से हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, तो फोर व्हीलर क्या काम कर रही है, एक वेक्टर का काम कर रही है। तो इट इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी फॉरेन डीएनए segment and replicate inside the host cell. वेक्टर ओनली डीएनए को ही कैरी नहीं कर रहा है, अपने अमाउंट को भी बढ़ाता रहता है। कैसे, डीएनए का अमाउंट बढ़ा देगा, रेप्लिकेट होकर होस्ट के अंदर। कौन कौन हो सकता है बेटा, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज नॉन एज ए क्लोनिंग वेक्टर। ये बैक्टीरियोफेज है और ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड है, इनमें इंसर्ट किया जाता है फॉरेन डीएनए। ये भी अपना अमाउंट बढ़ाएंगे तो डीएनए अपने आप अमाउंट बढ़ा लेगा। देखो इधर, प्लाज्मिड आर द ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरिया। सम प्लाज्मिड हैव ओनली 1-2 कॉपी पर सेल।
कुछ प्लाज्मिड एक से दो ही कॉपी रखते हैं एक सेल के अंदर, अदर हैव 15 to 10 कॉपीज पर सेल, बैक्टीरियोफेज हाई नंबर पर सेल, हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड ही हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि प्लाज्मिड ज्यादा अच्छे से काम करता है। देखो इधर, अब प्लाज्मिड में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, बैक्टीरियोफेज को तो नहीं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में एक आर्टिफिशियली बनाया गया प्लाज्मिड के बारे में बताया गया है। हमारा जो प्लाज्मिड जो साइंटिस्ट ने बनाया है वो है PBr 322, PBr 322। अब PBr किसको रिप्रेजेंट करते हैं और 322 किसको रिप्रेजेंट करता है, हम इसको देखेंगे। अब देखने से पहले तो ये देखते हैं कि फीचर्स क्या क्या होने चाहिए एक प्लाज्मिड में। जैसे कि अभी मैंने बात करी थी कि हम 4 व्हीलर एज ए वेक्टर यूज कर रहे हैं। ये रहा हमारा 4 व्हीलर, क्या है भाई, ये अपनी क्या है, एक वेक्टर है। ये 4 व्हीलर कैसे बनी होगी, पहले बेसिक चीजें देखो। एक तो 4 व्हीलर है तो चारों व्हील्स इसमें रिक्वायर्ड है, अदरवाइज ये 4 व्हीलर नहीं होगी। अब व्हील से काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। इन व्हील को असेंबल करने के लिए हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, ये बॉडी इसकी पूरी। देन बॉडी से काम चल जाएगा क्या, नहीं। इस बॉडी के अंदर जो इंजन लगाया गया है उसे फ्यूल से चलाना पड़ेगा, वो फ्यूल से चलेगी या इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकती है, आजकल तो आ रही है ना इलेक्ट्रॉनिक। तो ये किससे चल सकती है, फ्यूल, पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिसिटी। बाकी सब कुछ काम हो जाएगा नॉर्मली, अपने जो भी एसेसरी चाहिए वो तुम लगा लेना। मैं बेसिक चीजों की बात कर रहा हूँ। क्या होना चाहिए, व्हील्स होने चाहिए, देन उसकी बॉडी होनी चाहिए और फ्यूल होना चाहिए, तब हमें ये 4 व्हीलर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेके जाएगी। उसी तरह से जो प्लाज्मिड है ना, उसमें क्या क्या होना चाहिए। यदि हमने प्लाज्मिड बनाया और प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन करने की कोई कैपेसिटी नहीं है, मतलब वो नंबर ही नहीं बढ़ा रहा, तो क्या मतलब है प्लाज्मिड में डीएनए को इंसर्ट करने का, क्योंकि हमें तो बहुत सारी कॉपीज चाहिए थी, इंसर्ट ही नहीं कर पा रहा, तो ये प्लाज्मिड नहीं चलेगा। इसी तरह से और क्या फीचर्स होने चाहिए, देखते हैं इसमें। एनसीईआरटी ने कौन कौन से फीचर्स की बात करी है। ये प्लाज्मिड है, सबसे पहले तो इस प्लाज्मिड में एक ओराई होना चाहिए। ओराई क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है, कॉपी बढ़ाना। तो ये रहा ओराई पोर्शन, ये रहा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये ओराई होता है। दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर, मतलब अभी बता रहे हैं ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। ये प्लाज्मिड ऐसा प्लाज्मिड है तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में सरवाइव कर जाएगा। मतलब जिस बैक्टीरिया के पास में ये प्लाज्मिड होगा, कौन सा वाला, PBr 322, वो बैक्टीरिया 2 मीडियम में सरवाइव कर जाएगा। कौन कौन से मीडियम में सरवाइव करेगा, एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मीडियम में सरवाइव कर जाएगा। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करेंगे। दूसरा क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्या होती है, यह इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा इको आर फर्स्ट, कॉल फर्स्ट, हिन थर्ड, बाम फर्स्ट, साल फर्स्ट, PVU सेकेंड, PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट। ये क्या है बेटा, ये याद रखना, ये कुछ और नहीं है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। काटने वाले, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां से कट लगा सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब जहां जहां ये बना हुआ है ना, तुम इनको समझ लेना, ये मॉलिक्यूलर सीजर है। क्या है ये, मॉलिक्यूलर सीजर है। इस तरह से ये कट लगा सकते हैं, जहां जहां ये है वहां कट लगाया जा सकता है। यही किसका काम करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। जहां कट लगाया जा सकता है मतलब वहां पर डीएनए ऐड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, डीएनए को ऐड किया जा सकता है। ये कट लगाएंगे, ये कट लगा सकते हैं, इस पोर्शन पे कट लग सकता है, यहां कट लग सकता है, यहां कट लग सकता है, ठीक है, यहां कट लग सकता है, यहां कट लग सकता है, जहां जहां ये है ना वहां कट लगा सकता है। तो आप लोगों से पूछा जाए क्लोनिंग साइट, जितनी ज्यादा क्लोनिंग साइट होगी ना उतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अवेलेबल होंगे और उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये वेरिएबिलिटी शो करेगा। क्यों, कभी कभी हम अलग अलग टाइप के डीएनए लेकर आ रहे हैं और उसके पास में एक ही साइट हो, तो उस प्लाज्मिड का क्या मतलब है, ठीक है।
जब तो मैंने 4 व्हीलर लिया है, वरना हम 1 सीटर गाड़ी ले लेते 2 व्हीलर, वो 2 व्हीलर किस काम के, उसमें तो एक ही कैंडिडेट बैठ कर जाएगा। 4 व्हीलर में भी हम बात करें तो 7 सीटर ज्यादा अच्छी है। 4 व्हीलर में 4 बंदे बैठ के जाए तो कोई काम की नहीं है, लेकिन 7 कैंडिडेट बैठ रहे हैं तो एज कंपेयर टू 4 व्हीलर 4 सीटर से ज्यादा अच्छी कौन सी है, 7 सीटर। तो हमारे लिए यही बात है, इस प्लाज्मिड में जितनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट होगी, जितनी ज्यादा क्लोनिंग साइट होगी, हम उतना ही डिजायर डीएनए यहां ऐड कर सकते हैं। तो ये 3, एक तो हो रहा है वो अपनी कॉपी बना सके, समझ में आया कि उसमें क्या होना चाहिए, अपनी कॉपी बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, कॉपी बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर, आप कैसे पहचानोगे कि यार इसमें क्या कैपेसिटी है, क्या इसकी पावर है, तो इसकी पावर ये है कि ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में सर्वाइव कर जाएगा, जिसके पास में ये प्लाज्मिड चला जाएगा। क्लोनिंग साइट हम लोगों ने देख ली, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जहां कट करेगा वो क्लोनिंग साइट होती है, एंड वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल्स, ये बाद में देखेंगे कि प्लांट और एनिमल के लिए कौन से क्लोनिंग जीन्स होते हैं जो वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन प्लांट एंड एनिमल्स के लिए। अब देखो यहां पर रेस्ट्रिक्शन साइट कौन कौन सी है, देखो मैंने अभी बनाई ना सारी है, हिंड थर्ड, इको आर फर्स्ट, बाम एच फर्स्ट, साल फर्स्ट, पीवीयू फर्स्ट, पीएसटी फर्स्ट, कॉल फर्स्ट, देन ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये पूछ रहे होंगे सर ये आरओपी क्या है, आरओपी सुन लो भाई, रिप्रेसर ऑफ, क्या काम करता है ये आरओपी, कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है, कोड करता है किसके लिए, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए। अब यही चलता रहेगा आगे अपना। सबसे पहले देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई के बारे में एक्सप्लेन किया गया है क्या होती है। इट इज अ सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड अ पीस ऑफ डीएनए लिंक्ड ओराई कैन रेप्लिकेट विद द होस्ट सेल। ये वो प्लेस है, यदि हमने किसी यहां पर किसी डीएनए को ऐड कर दिया है तो ऐड करने के बाद में ये रेप्लिकेट कराने के लिए इसको एक्टिव करता है। इट इज ऑल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए, सो फॉर जेनेटिक many copies of target DNA it should be cloned in a vector whose origin support high copy of number। इस तरह से मैंने आपको पीबीआर में 3 चीजें बताई थी, तो ओराई बताया है, दूसरा हम बात कर रहे थे सेलेक्टेबल मार्कर की, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, और तीसरा ये सब क्या है, क्लोनिंग साइट है। क्या है सेलेक्टेबल मार्कर, देखो मार्कर जीन क्या है, इट इज अ जीन, ये एक जीन होते हैं दैट हेल्प टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट एंड एलिमेंट दैट नॉन ट्रांसफॉर्मेट। मतलब मैंने अभी आपको ई कोलाई बैक्टीरिया बताया था, ई कोलाई बैक्टीरिया में यदि रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया था तो वो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया हो गया था, और नहीं गया था तो वो नॉन ट्रांसफॉर्म था। इसी तरह से हमारे बैक्टीरिया, यदि हम बैक्टीरियल कॉलोनी बनाते हैं और उसमें हम लोग ये प्लाज्मिड डालते हैं और कुछ के पास में ये प्लाज्मिड चला जाता है और कुछ के पास में नहीं जाता है, तो नहीं गया जो तो क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, और जिनके पास में गया वो क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। तो ये वही बोल रहा है, सेलेक्टेबल मार्कर एज ए यूज किए जाते हैं किसके लिए, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया के लिए। A piece of DNA is introduced in a host bacterium, it is called transformation, and such bacteria is known as a transformed bacteria। यदि इस प्लाज्मिड में ये एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों मीडियम वाले प्लाज्मिड को किसी बैक्टीरिया में डाल दिया जाए तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा ना। इसलिए इफ ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस इट इज नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया। यदि उस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड नहीं गया तो वो क्या हो गया, नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया। सेलेक्टेबल मार्कर ऑफ ई कोलाई इंक्लूड जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक लाइक एम्फिसिलिन, क्लोरेम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड कैनमाइसिन। और भी ऐसे होते हैं। नॉर्मल ई कोलाई सेल्स हैव नो रेजिस्टेंट दीज एंटीबायोटिक्स। इनके लिए नॉर्मल ई कोलाई के पास में कोई भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट जीन नहीं होती हैं। ये एनसीईआरटी का इमेज है। तो यहां पे देखिए ये है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट कहां कहां होती है, जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करते हैं वही क्लोनिंग साइट होती हैं।
टू लिंक द एलियन डीएनए मतलब फॉरेन डीएनए, द वेक्टर नीड अ सिंगल और वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट की जो रिक्वायरमेंट होती है, एक तरह से वो क्या होती है, क्लोनिंग साइट होती है। Ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in a one of two antibiotic resistant gene। ये साइट क्या कर रही है, कहाँ है, यहां पर इस प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो सेलेक्टेबल मार्कर है वहां पर भी ये साइट है। Ligation of foreign DNA at a BAM-H1 site tetracycline resistant gene। ये बोल रहा है कि BAM-H1 कहां पर है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाले जीन वाले पोर्शन पर है। As a result, recombinant plasmid is formed. If ligation does not occur, it is called non-recombinant plasmid। ठीक है, यदि बात कर रहा है कि इस प्लाज्मिड का लाइगेशन नहीं होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, क्योंकि इस प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन साइट पर क्या नहीं ऐड हुई, डिजायर्ड जीन। When a foreign DNA is inserted within a gene of bacteria, that gene is inactivated. When foreign DNA is inserted within a gene of bacteria, that gene is inactivated. It is called insertional inactivation। ये क्या बोल रहा है, इस चीज को समझो। ये हमारे पास में एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास में हमने ये प्लाज्मिड बोला है, ये इसका प्लाज्मिड है, क्या है भाई, प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड पर ये एक पर्टिकुलर जीन है, ये एक्टिव है, ये अपना कैरेक्टर शो कर रही है। जीन शो कैरेक्टर। हम लोगों ने इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया, कहाँ निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। ये प्लाज्मिड बाहर आ गया। ये प्लाज्मिड जो बाहर आया, इस प्लाज्मिड पर ये जो पार्ट था ये वाला, इसको हमने कट करवा दिया, किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से। ये हमारा एंजाइम है, इससे कट करवा दिया, तो हमारे पास में ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो जाएंगे। ये क्या हो गया भाई, ये तो हो गया प्लाज्मिड, और यहां पर इसका ये पोर्शन यहां से क्या हो गया, अलग, ये पोर्शन हो गया इससे अलग। हम लोग इस पोर्शन पर हमारा डिजायर पार्ट जोड़ते हैं। मान लीजिए ये डिजायर पार्ट था और इसको मैं यहां लाइगेज एंजाइम से जोड़ रहा हूं। किससे जोड़ रहे हैं बेटा, लाइगेज से, लाइगेज से इसको जोड़ रहे हैं। देखो इधर, अब ये प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड है वो कैसा हो जाएगा, वो प्लाज्मिड हमारे पास में होगा ऐसा वाला, जिसमें क्या यहां पर कौन सा पोर्शन ऐड होगा, व्हाइट वाला, व्हाइट वाला पोर्शन ऐड होगा, मतलब फॉरेन डीएनए जो हमने ऐड किया था वो ऐड कर दिया यहां पर। ठीक है, तो यदि ये जो डीएनए है, ये जो टुकड़ा था डीएनए का, इसका काम क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया, अब ये एक्टिव नहीं रहा, तो इसे हम बोलेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यही है, देखो इधर, when a foreign DNA is inserted within a gene of bacteria, that gene is inactive, it is called insertional inactivation। मतलब उसको inactive ही कर दिया। तो here the combination plasmid lose the tetracycline resistance due to insertion
ऑफ फॉरेन डीएनए। ये यूं भी बोल रहा है कि हमने स्पेशली टेट्रासाइक्लिन वाले पार्ट पर काम किया और उसको किसी ना किसी तरह से वहां पर फॉरेन डीएनए ऐड करवा दिया, तो टेट्रासाइक्लिन वाला पोर्शन इनएक्टिव हो गया। इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। When the plasmid are introduced in a E. coli cell, 3 type of cell are obtained। कौन कौन सी? एक तो हमें मिलेगी ट्रांसफॉर्म्ड और एक मिलेगी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। देखो सबसे पहले तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, जिसके अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं। ऐसी सेल जिनके अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं, तो वो कौन सी है? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। अब जिनके अंदर प्लाज्मिड गया तो वो दोनों ट्रांसफॉर्म्ड है, बट जिनके अंदर प्लाज्मिड तो गया, लेकिन प्लाज्मिड कौन सा वाला गया? नॉन रिकॉम्बिनेंट गया। तो ट्रांसफॉर्म्ड विद नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ऐसा वाला प्लाज्मिड गया जो कैसे थे? रिकॉम्बिनेंट। तो वो क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तो हमारे लिए तो यही काम के हैं। मतलब ये यूं बोल रहे हैं कि हमारे पास में 3 टाइप के बैक्टीरिया आ गए। कौन कौन से? देखो इधर, ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया की सेल है। इस बैक्टीरियल सेल को हमने मीडियम में रख दिया। मीडियम मतलब ये पेट्री डिश है, ये पेट्री डिश। इस पेट्री डिश में हमने हमारे पास में प्लाज्मिड वाले थे, प्लाज्मिड थे कुछ ऐसे। कुछ प्लाज्मिड क्या थे? नॉर्मल, ये प्लाज्मिड। कुछ प्लाज्मिड कैसे थे? ट्रांसफॉर्म्ड। अब ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड के बारे में कैसे पता चलेगा? ये वाले, इनके साथ में यहां पर रेड पोर्शन है, ये ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड है। ठीक है, ये क्या है? हम बात करते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, नहीं नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये कौन से प्लाज्मिड है? ये हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब यहां पर इस बैक्टीरियल सेल को, ये खुद का प्लाज्मिड मान लेते हैं, ये खुद का प्लाज्मिड, इसके पास में ये ऐसा प्लाज्मिड था। इस बैक्टीरियल सेल को यहां डाल रहे हैं, तो यहां से हमें 3 टाइप की सेल मिलती हैं। 3 टाइप की सेल कौन कौन सी मिलेगी? देखो, एक बैक्टीरियल सेल तो वो होगी जो एज इट इज ही रहेगी, मतलब जिसमें कोई प्लाज्मिड ने एंट्री नहीं ली है। एंट्री नहीं ली है तो ये ऐसी की ऐसी। इस सेल को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। क्या है भाई? ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। दूसरा बैक्टीरिया ये रहा, और तीसरा बैक्टीरिया ये रहा। इस बैक्टीरिया के पास में ये खुद का प्लाज्मिड तो था ही सही, खुद का प्लाज्मिड तो ये रहा, ये खुद का प्लाज्मिड। अब इसके पास में प्लाज्मिड गया दूसरा, ये दूसरा भी एंटर आ गया, तो ये कौन सा है? इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। अब इसके पास में खुद का प्लाज्मिड तो था ही सही, लेकिन इसके पास में कौन सा प्लाज्मिड आ गया? इसके पास में ये प्लाज्मिड आ गया, कौन सा वाला? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आ गया, आरडीएनए आ गया इसके पास में। तो इसे हम कौन सा बैक्टीरिया बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म्ड तो हुआ है, ट्रांसफॉर्म्ड विद कौन सा? रिकॉम्बिनेंट
ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट। तो ई कोलाई ये रही, इसको मीडियम में इस तरह से डाला, हमारे पास में इस तरह के प्लाज्मिड थे, तो हमारे पास में 3 टाइप की ई कोलाई मिल गई। कौन कौन सी? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड विद 2 टाइप की, नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। यही ये बोल रहा है, क्या मिले हमें? 3 टाइप के मिल गए हैं। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड दे हैव नो प्लाज्मिड, मतलब उनके पास में कोई प्लाज्मोडिन नहीं था, खुद का तो होगा, बात अलग है। सो दे आर नॉट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब नॉट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आइदर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, ये किसी के लिए नहीं थे। ट्रांसफॉर्म्ड विद नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड दे हैव रेजिस्टेंस टू बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन, बट ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड दे हैव रेजिस्टेंट ओनली 1 टू एम्पिसिलिन, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाले पार्ट में हमने डीएनए जोड़ा था, इसलिए वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, तो एम्पिसिलिन ही अपना क्या करेगा? एक्टिवेशन दिखाएगा। इसलिए ये 3 टाइप के प्लाज्मिड हमने दिखा दिए। नेक्स्ट, recombinant plasmid can be selected out from non-recombinant ones by plating transformed on ampicillin medium, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो एम्फिसिलिन मीडियम में सर्वाइव कर जाएंगे तो वो अलग हो जाएंगे और टेट्रासाइक्लिन वाले नहीं करेंगे। देन द ट्रांसफॉर्म आर ट्रांसफर्ड ऑन टेट्रासाइक्लिन मीडियम। The recombinant grow in ampicillin medium but not on tetracycline medium, क्योंकि उनका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया गया था। But non-recombinant grow on medium containing both antibiotics। Non-recombinant क्या बोल रहा है? Non-recombinant grow on medium containing both antibiotics, क्योंकि वो recombinant नहीं थे, उनके पास में दोनों की क्या थी? कैपेसिटी थी। Thus, one antibiotic resistance gene helps to select the transformation. The inactivated antibiotic resistance gene helps to select recombinant. But this type of selection of recombinant is difficult process। ये बात सही है, इस तरह से सेलेक्ट कर पाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट था। तो इट नीड अ साइमल्टेनियस या साइमल्टेटिंग ऑन 2 प्लेट हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, सो अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर हैव डेवलप्ड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। ये बढ़िया हो गया। मान लीजिए किसी प्लाज्मिड के कारण और किसी पोर्शन के कारण ही बैक्टीरिया में कलर आ रहा है, तो उस पोर्शन को हटा देंगे और दूसरा वाला ऐड कर देंगे, तो वहां पर वो कलर प्रोवाइड नहीं करेगा। कलर प्रोवाइड नहीं करेगा तो मतलब ये कौन सा वाला बैक्टीरिया हो गया? वो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया हो गया। देखो इधर, इन दिस रिकॉम्बिनेशन, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंस्टेंड इनटू अ कोडिंग सीक्वेंस जीन ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मान लीजिए ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड पर ये साइट है जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, या फॉरेन डीएनए को हमने ऐड किया, ये ब्लू कलर देता था, ठीक है। इंसर्ट विद लैग जेड एंड नो इंसर्शन। यहां पर देखा गया क्रोमोजेनिक सब्सटेंस व्हाइट कलर, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ब्लू कलर, मतलब लैग जेड ने वहां जाकर फॉरेन डीएनए को हमने ऐड किया है जिसके कारण इसका कलर नहीं आया, तो मतलब ये एक्टिव बैक्टीरिया था। और इस पर इंसर्शन नहीं किया, इसने कलर दे दिया, मतलब इसमें किसी टाइप का रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं आया, सिंपल सी बात है। सो द जीन इज इनएक्टिव, इंसर्शन एक्टिवेशन, सच कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस कलर, दीज आर आइडेंटिफाइड एज अ रिकॉम्बिनेंट, मतलब आपने उसके कलर वाले पार्ट को इनएक्टिव कर दिया और वहां पर फॉरेन डीएनए ऐड किया है तो वो कलर थोड़ी ना देगा, नहीं देगा। इफ द प्लाज्मिड इन अ बैक्टीरिया हैव नो इंसर्ट, इट गिव ब्लू कलर्ड कॉलोनीज इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंट। ये बहुत इजी है, क्या ये बहुत इजी है? किसको सेलेक्ट करना है? ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया को। इन अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड into a coding sequence gene of an enzyme beta galactosidase, so the gene is inactivated insertion, such colonies do not produce color and these are identified as a recombinant colony. If the plasmid is a bacteria have no इंसर्शन, बात वही है। तो यहाँ पर देखो आपको कुछ कुछ तो ब्लू दिखाई देंगे और कुछ कुछ व्हाइट दिखाई देंगे। जो व्हाइट वाले हैं ना, उनमें कलर
प्रोड्यूस करने वाली कैपेसिटी के प्लाज्मिड पर ही हमने इंसर्शन किया है, इसलिए वो कलर शो नहीं कर रहे हैं, मतलब वो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है, और जो ब्लू कलर शो कर रहे हैं वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है। नेक्स्ट, वेक्टर फॉर प्लांट एंड एनिमल्स। क्या वेक्टर हो सकते हैं प्लांट के लिए? प्लांट के लिए तो हम सबसे बेस्ट यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस बैक्टीरिया। ये प्लाज्मिड है, टीडीएनए पार्ट होता है बैक्टीरिया के अंदर, ये प्लाज्मिड होता है जिसको टीडीएनए भी बोला जाता है। ये ट्यूमर इंड्यूस करता है। जेनेटिक टूल्स ऑफ सम पैथोजेंस is transformed into useful vector for delivering genes to plants and animals. Example, Agrobacterium tumefaciens, a pathogen of many dicot plant, and retrovirus, ये प्लांट में डिजीज कोज करता है। उसमें प्लाज्मिड क्या होता है, जो पोर्शन टीडीएनए होता है उसको हटा दो और वहां पर डिजायरेबल जीन डाल दो, वो अपने अकॉर्डिंग कैरेक्टर शो करेगा। Agrobacterium tumefaciens can be deliver a piece of tDNA to transform normal plant cell into a tumor. These tumor cell produce the chemical required by the pathogen. Tumor inducing TI plasmid Agrobacterium tumefaciens is modified into a cloning vector, which is not a pathogenic but can use the mechanism to deliver a genes of insert into plant. उसको हटा दिया जाता है और वहां पर डिजायर जीन को डाला जाता है। ये टीआई प्लाज्मिड है और इसमें टीडीएनए है, ठीक है, ये रहा टीडीएनए, ये ट्यूमर इंड्यूस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसको हटा के डिजायर डाल दो तो काम चल जाएगा। ये है आपका रेट्रोवायरस। थर्ड टूल अगेन क्या था हमारा, कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आरडीएनए, मतलब हमें होस्ट को कॉम्पिटेंट करना है जो आरडीएनए को एक्सेप्ट कर सके। Since DNA is a hydrophilic molecule, it cannot pass through the cell membrane. DNA क्या है, एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो ये लिपिड की मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता। अब लिपिड की मेम्ब्रेन को ऐसे कंपेटेबल बनाया जाएगा कि वो डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करे, एक्सेप्ट कर सके। So the bacterial cell must be made competent to take up foreign DNA and plasmid. For this, bacterial cell are treated with a specific concentration of divalent cation calcium. So DNA enters in the bacterium through the pores in a cell wall. Cell wall में इनके थ्रू क्या बनाए जाते हैं, pores बनाए जाते हैं और वो DNA इनके अंदर insert कर दिया जाता है। Such cell is incubated with recombinant DNA on ice, और उनको आइस पर रखा जाता है, गर्म किया जाता है, फिर आइस पर रखा जाता है, इससे ये सेल वॉल में प्रोसेस होता है। Then they were placed briefly 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक एंड पुट देन बैक इनटू आइस, आइस पर रखा, फिर हीट दी, फिर वापस से आइस पे रखा, तो इनकी सेल वॉल कंपेटेबल होगी किसको, फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करने के लिए। These enable that bacteria to take up recombinant DNA. यह बैक्टीरियल सेल वॉल थी, कैल्शियम +2 से ट्रीट किया, इसकी सेल वॉल पर ये प्लाज्मिड है, कॉम्पिटेंट सेल किया, इसको हीट शॉक दिया और ये प्लाज्मिड क्या हो गया, इसके अंदर एंटर कर गया, कहां से, सेल वॉल से। प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेल एंड ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। अदर मेथड इनटू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल, कौन कौन से हैं, माइक्रो इंजेक्शन है, बायोलिस्टिक है एंड डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर है। सामने दिख रहा है माइक्रो इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू सेल के अंदर डाला जा रहा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, ये जीन गन है। बायोलिस्टिक या जीन गन, सेल्स आर बम्बार्डेड, बम्बार्डेड मतलब गन चलाई जा रही है विद द हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद द डीएनए। गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स को डीएनए से कोटेड किया जाता है और उनके अंदर डाल दिया जाता है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्लांट्स। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर, नॉर्मल हमारे जो पैथोजन है जिनसे हमें डिजीज होती है उनके अंदर इन्होंने क्या डाल दिया, वेक्टर डाल दिया, इसको बोलते हैं। व्हेन इट इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफॉर्म recombinant DNA into the host. Next, process of rDNA formation, recombinant DNA कैसे बनाया जाता है उसके प्रोसेस की बात। प्रोसेस ऑफ rDNA फॉर्मेशन, इसके कुछ स्टेप्स है बेटा, यहाँ पर 6 स्टेप दी हुई, 6 स्टेप है, उनको सीक्वेंस से हम फॉलो करेंगे और बनाएंगे क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आर किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और यही हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है एक तरह से। देखिए इधर,
प्रोसेस ऑफ आर डीएनए फॉर्मेशन, इसकी 6 स्टेप्स हैं। कौन सी है? पहली सबसे पहली इसमें फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, मतलब डिजायर्ड डीएनए जो हमें बनाना है उसे क्या करेंगे हम लोग? आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है वही हमारा क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल, तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा। कौन कौन सी प्रोसेस? वो किसका हो सकता है? वो बैक्टीरिया का हो सकता है, वो किसी एनिमल का हो सकता है, या किसी प्लांट का हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो हमें लेना है क्या होगा? स्पेशली वो डीएनए होगा, उसे हमें सेपरेट करना है। देन कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे? डीएनए का पूरा काम नहीं करता, मान लीजिए कोई पार्ट डीएनए का जो काम करता है वो जीन की तरह काम करता है, वही हमें क्या होता है? लेना होता है, तो उसको लेना है। देन एम्प्लीकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, मतलब ये पार्ट जो हमने काटा ये थोड़ा सा सैंपल है हमारे लिए, इसके बहुत सारी कॉपीज बनानी है, बहुत सारी कॉपीज बनानी है, तो इसके लिए हम पीसीआर यूज करते हैं, पॉलीमर चेन रिएक्शन। देन इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। अब हमारी बहुत सारी कॉपीज बनी हैं, तो इसको हम होस्ट सेल के साथ में अटैच करेंगे और ये अपनी कॉपीज बनाएगा, ताकि और ज्यादा उससे प्रोडक्ट जो बनना होगा वो हमें मिले। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट देखेंगे। देन उसके बाद में डाउन स्ट्रीमिंग। डाउन स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि डाउन स्ट्रीमिंग में जो हमारा प्रोडक्ट है उसे हम प्रिजर्व करेंगे, स्टोर करेंगे और मार्केट में सेल करने के लिए भेजेंगे, ये डाउन स्ट्रीमिंग होती है। देखिए इधर फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये बैक्टीरिया का डीएनए हो सकता है, ये लीफ प्लांट की लीफ का डीएनए हो सकता है, या एनिमल की बॉडी पार्ट का किसी का भी डीएनए हो सकता है। कैसे? इनको हम क्रश करते हैं। पहले तो क्रश करने के लिए या तो इनकी सेल मेम्ब्रेन हटाई जाएगी, क्रश करके सेल मेम्ब्रेन में से फिर जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको निकाला जाएगा। कैसे करते हैं? ट्रीट द बैक्टीरियल सेल एंड प्लांट सेल एनिमल टिश्यू विद द एंजाइम लाइक लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल के लिए, सेलुलोज प्लांट सेल के लिए, काइटिनेज फंगस सेल के लिए, मतलब कि इनके सेल वॉल को एंजाइम से डाइजेस्ट कराया जाएगा। द सेल इज ब्रोकन रिलीजिंग द डीएनए एंड मैक्रोमोलिक्यूल आरएनए प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। जो यहाँ पर हमें मिलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल वो होंगे हमारे पास में आरएनए प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड एंड डीएनए भी मिलेगा। तो हम एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे? इन सब मटेरियल को ले लेंगे, आरएनए को आरएनएज एंजाइम से, प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम से, एंड अदर कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेकेराइड है उनको कार्बोहाइड्रेट एंजाइम और लिपिड को लाइपेज एंजाइम से डाइजेस्ट कर देंगे। ओनली हमारा डीएनए ऐसा रहेगा जिसे हम डाइजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें लेना है, निकालना है। यहाँ पर देखो इधर सर, RNA is removed by treating with ribonuclease, protein is removed by treating protease, and other molecule removed by the appropriate treatment. When chilled ethanol is added, उसमें हम chilled ethanol, इसमें chilled ethanol डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, और हमारा जो DNA वो क्या हो जाएगा? इस तरह से प्यूरिफाइड हो जाएगा। DNA प्रेसिपिटेट, ये डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा और इसे हम स्पूलिंग की सहायता से बाहर निकालेंगे, आउट एज अ फाइन थ्रेड इन द सस्पेंशन। ये देखिए, ये एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम डीएनए को बाहर निकाल सकते हैं। किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है? ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम डीएनए को बाहर निकाल रहे हैं। ये रहा, ये तो इंस्ट्रूमेंट है, और ये जो मटेरियल जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा डीएनए। ये डीएनए है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट हो गया था, ये प्रेसिपिटेट हुआ था, इसमें हम लोगों ने क्या निकाला? इसको यहाँ मिलाकर डीएनए बाहर निकाल लिया, ये डीएनए बाहर निकाल लिया। अब इस डीएनए का यूज करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, डिजायर डीएनए को कट करेंगे। नेक्स्ट, कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। किसके थ्रू? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के थ्रू। Purified DNA incubated with the restriction enzyme, as a result DNA digest। DNA के हम फ्रैगमेंट काटेंगे किसके थ्रू? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। कैसा होता है बेटा? वो इस तरह से होता है, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह। एंड उस डीएनए को हम लोग यहाँ पर यदि बात करते हैं, हमारा डिजायर्ड डीएनए स्मॉल अमाउंट में है। किसमें बेटा? स्मॉल अमाउंट में है, तो उसे तो हम पीसीआर के थ्रू बढ़ा देंगे। लेकिन उस जो डीएनए फ्रेगमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया जाएगा। किसके थ्रू किया जाएगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के। क्यों? यहाँ पर जो हमें मिला है डीएनए, मान लीजिए वो डीएनए सैंपल बहुत छोटा है अमाउंट में, और वो प्रॉपर तरीके से हमें पता भी नहीं चल रहा कि हमारा कौन सा डीएनए है, तो इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम डिजायर्ड डीएनए को यहाँ करेंगे, सेपरेट करेंगे, डिजायर्ड डीएनए को एकदम सेपरेट किया जाएगा। एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। कैसे किया जाता है? ये हमारे डीएनए हैं, ये क्या है? डीएनए है। इस डीएनए को एगेरोस जेल के अंदर यहाँ पर एक हमारा पूरा ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोविंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। यहां पर हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखो इधर कैसा सेट होता है ये। तो देखिए बेटा, यहाँ पे ये इमेजेस है हमारे पास में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। किसकी है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, हमारा जो डीएनए सैंपल है उसे हम एगेरोस जेल, ये एगेरोस जेल है, इसके अंदर डालते हैं। एगेरोस जेल के अंदर क्या करना पड़ता है बेटा? यहाँ पर हमें वेल्स बनाने पड़ते हैं। ये वेल्स, ये रहे, ये वेल बने हुए, ये वेल्स हैं, इस तरह से ये वेल्स बने हुए हैं। इन वेल्स में हम लोग हमारा डीएनए सैंपल क्या करते हैं? पोर करते हैं। यहाँ पर ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है ना, वो डीएनए सैंपल ही डाला गया है। ये स्मॉल फ्रेगमेंट नीचे चले जाते हैं और लार्ज फ्रेगमेंट कहाँ रहते हैं? ऊपर। ये लार्ज फ्रेगमेंट है और ये स्मॉल फ्रेगमेंट मान के चलना। ये कौन से है? स्मॉल फ्रेगमेंट नीचे है, ये स्मॉल फ्रेगमेंट है, और ऊपर क्या हो जाते हैं? लार्ज फ्रेगमेंट रह जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसमें बफर सॉल्यूशन भी होता है। डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ये रहा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये रहे इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसमें क्या है? ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। ये वेल्स हैं, अगेन ये वेल्स हैं। इनमें यदि हम रन करवाएं किसको? डीएनए को, तो डीएनए इस तरह से रन करता है। तो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल बाहर मिलेंगे, मतलब नीचे हमें कौन से मिलेंगे? स्मॉल वाले। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इधर हो रहे हैं, ये पावर सप्लाई है। तो यहाँ पर जो ये डीएनए है इनको हमें अलग करना होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से। ये इमेजेस हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। यहाँ पर भी अगेन हम डीएनए को ऐसे पोर करते हैं। ये देखो यहाँ पर ये डीएनए पोर कर रहे हैं, इसमें डीएनए क्या कर रहे हैं? पोर कर रहे हैं। और ये एगेरोस जेल है, इसमें ये डीएनए क्या करेगा? रन करेगा। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स होते हैं। तो ये हमारी क्या एक प्रोसेस है किसकी? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएनए सेपरेशन। ये देखो यहाँ पर डीएनए सेपरेट हो रहा है, ये हो रहा मार्कर डीएनए लिखा हुआ है यहाँ पर, मार्कर डीएनए, डीएनए सैंपल इस तरह से सेपरेट हो रहे हैं, और ये डीएनए फ्रेगमेंट है जो हमें चाहिए। आगे चलते हैं। ये वही है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया। ये डीएनए के फ्रेगमेंट है जो मूव कर रहे थे, और ये स्मॉल फ्रेगमेंट है आगे वाले, और ये बड़े वाले क्या है? स्मॉल फ्रेगमेंट है। अब इनको हम कहाँ लेते हैं बेटा? नाइट्रोसेलुलोज के मेम्ब्रेन पे ले लेते हैं, और ये रेडियो लेबल होते हैं, तो ये शाइन करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज में हम इनको देख सकते हैं। किसमें? यूवी लाइट में इनको देखा जाता है। क्या मेथड होता है? देखो इधर, सेपरेशन ऑफ डीएनए विद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। डिजायर जीन का सेपरेशन करना है, तो कैसे करते हैं? देखिए इधर, टेक्निक पोरिंग एगेरोस जेल इन ग्लास बॉक्स। सबसे पहले तो ग्लास बॉक्स ये था, इसमें एगेरोस जेल पूरा फिल कर दिया। क्या कर दिया बेटा? एगेरोस जेल पूरा फिल कर दिया। देखिए इधर किस तरह से ये एगेरोस जेल फिल कर दिया, इस तरह से। ये मान लीजिए एगेरोस जेल फिल कर दिया। ये कंटेनर था जिसमें एगेरोस जेल फिल कर दिया है, ये कंटेनर। अब इसमें बोल रहे हैं क्या? यूजिंग सेपरेशन कॉम प्लेट वेल क्रिएटेड। ये कॉम बना दिए, इसमें ये कॉम बना दिए, ये कॉम बना दिए। इसमें हम क्या डालेंगे? हम डीएनए फ्रेगमेंट लोडेड इन वेल्स। ये डीएनए फ्रेगमेंट लोड कर दिए, ये डीएनए फ्रेगमेंट लोड कर दिए इन वेल्स में, डीएनए फ्रेगमेंट लोड कर दिए। देन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड, इसको हम किससे? इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे। ये रहा हमारा इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड। यहां पर तो है नेगेटिव और यहां पर है पॉजिटिव, क्योंकि जो डीएनए है, डीएनए क्या होता है? वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो बहुत जल्दी मूव करेंगे। व्हेन सेपरेशन स्टार्ट, सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। हैवी डीएनए फ्रेगमेंट मूव स्लोली।
ये बड़े बड़े फ्रेगमेंट इस तरह से, ये बड़े बड़े फ्रेगमेंट हैं जो ऊपर रह जाएंगे, ये बड़े बड़े फ्रेगमेंट। दूसरा कलर लेते हैं ताकि अच्छा और दिखाई दे। ये डीएनए बड़े बड़े फ्रेगमेंट है, ये बड़े बड़े फ्रेगमेंट है ऊपर, ये धीरे धीरे जा रहे हैं, और नीचे हमें बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट मिलेंगे, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट। इस तरह से ये स्मॉल फ्रेगमेंट हमें नीचे मिलेंगे और ऊपर क्या है, बड़े फ्रेगमेंट हैं। स्टार्ट स्ट्रैंडिंग डीएनए फ्रेगमेंट विद एथिडियम ब्रोमाइड। यहां पर हम एथिडियम ब्रोमाइड का यूज करेंगे, और ये डाई है जिससे डीएनए के लिए यूज की जाती है एथिडियम ब्रोमाइड। देन इसको अब कहां देखेंगे हम लोग, विजुअलाइजेशन अंडर अल्ट्रावायलेट डीएनए फ्रेगमेंट अपीयर्स ऑरेंज। और ये कैसे दिखाई देंगे हम लोगों को, डीएनए फ्रेगमेंट ऑरेंज कलर के दिखाएंगे देंगे। कैसे दिखाई देंगे बेटा, ऑरेंज। एंड जीन ऑफ इंसर्ट इन एक्सट्रैक्टेड दिस नॉन एज अ इल्यूशन। और इनको हम बाहर निकाल लेंगे, इनको हम कहाँ ले लेंगे, बाहर ले लेंगे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन की मदद से। और यही हमारा एक सैंपल है। अब ये सैंपल को, ये वही डिजायर्ड जीन था जो डीएनए था जो हमने अलग किया है। अब ये लिटिल बिट अमाउंट में होगा, इसका एम्प्लीफिकेशन करना पड़ेगा किससे, पीसीआर से। चलो कैसे करते हैं, देखो इधर डीएनए बैंड्स आर कट फ्रॉम एगेरोस जेल, दिस इज कॉल्ड इल्यूशन। अ cut off gene insert from source DNA, cut vector and mixed and ligase added, it create recombinant DNA। उसको हम डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि यदि हम क्या करें, इसको डीएनए के साथ में, वेक्टर डीएनए के साथ में क्या करें, इंसर्ट कर दे, तो ये हमारा बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन हमें इसको क्या करना होता है, पहले ये सैंपल हमारे पास कम है तो इसको बढ़ाना पड़ता है। इसको बढ़ाने के लिए हमें पीसीआर करना पड़ता है, पॉलीमर चेन रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। ये पीसीआर टेक्निक्स है जिसमें हम लोग हमारा क्या डाल रहे हैं, जो सैंपल डीएनए का पोर्शन हमें मिला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। पॉलीमर चेन रिएक्शन इज synthesis of multiple copies of the gene interest in vitro using two set of प्राइमर एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। कैसे कैसे क्या यूज करना है भाई, हमें सबसे पहले तो जो अमाउंट बढ़ाना है वो डीएनए का ही बढ़ाना है, तो हमें डीएनए पॉलीमरेज तो चाहिए चाहिए, एंजाइम एंड प्राइमर एंजाइम भी चाहिए क्योंकि वो न्यूक्लियोटाइड एड करवाएगा। प्राइमर आर ए स्मॉल केमिकल सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। कैसे किया जाता है बेटा, इसके 3 स्टेप्स होते हैं पीसीआर के, यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स ऑफ पीसीआर, डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन कैसा, हमारे पास में जो डीएनए मिला था उसमें 2 स्ट्रैंड थी, कौन कौन सी, 5 to 3 एंड 3 to 5, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है, उनको अलग करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएगी, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो यहाँ हमारे पास 5' to 3' एंड 5' to 3' एक प्राइमर हमें जोड़ना पड़ेगा, तो डीनेचुरेशन किया जाएगा, एनेलिंग की जाएगी किसकी, प्राइमर की, प्राइमर यहाँ ऐड किया जाएगा, फ्री अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री किसको, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। तो यहाँ डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पर ये एक सीक्वेंस अलग बन जाएगी और एक सीक्वेंस अलग बन जाएगी, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। अब हमारे पास में यहाँ तो एक ही डीएनए था, अब हमारे पास में यहाँ कितने हो गए, 1 and 2 डीएनए आ गए, कितने एम्प्लीफाइड। बेटा हम इसको 30 साइकिल कंप्लीट करने के बाद में 1 बिलियन टाइम्स बढ़ा सकते हैं, किसको, हमारे सैंपल को। हमारे पास में यदि एक ही सैंपल है तो 30 बार पीसीआर चलाओ और 1 बिलियन कॉपीज बना लो किसके, सैंपल की। अब तो बहुत अच्छा हो गया हमारा सैंपल। यदि हमारे प्रैक्टिकल करते टाइम या कोई भी प्रोसेस करते टाइम कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो हमारे पास में ऑलरेडी क्या है, सैंपल है। तो सैंपल के अमाउंट को बढ़ाने के लिए हम पीसीआर करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि इसमें हम हाई टेम्परेचर पर काम करने वाले एंजाइम को यूज करते हैं, और वो किससे लिया जाता है, बैक्टीरिया से। देखिए इधर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, आर्टिफिशियल मेथड, क्योंकि ये बाहर किया जा रहा है, ऑफ डीएनए क्लोनिंग। द स्पेसिफिक एंजाइम टैग पॉलीमरेज टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया।
टैग डीएनए पॉलीमरेज ऐसे बैक्टीरिया से लिया जाता है जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाए। द एंजाइम कैन विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर काम करने वाला एंजाइम है और ये इस बैक्टीरिया से लिया जाता है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन पीसीआर अभी हमने पढ़ा है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। एट हाई टेम्परेचर डीएनए मॉलिक्यूल डीनेचर, मतलब ये जो सेपरेट की जा रही है, इनकी सेपरेट स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं, तो हाई टेम्परेचर पे किया जाता है। एट अ लो टेम्परेचर प्राइमर आर अटैच्ड टू डीएनए मॉलिक्यूल, तो एनेलिंग कब की जाती है? लो टेम्परेचर पर। एक्सटेंशन, टैग डीएनए पॉलीमरेज द डीएनए स्ट्रैंड बाय एडिंग डीएनटीपी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड करके, और ये डीएनए की सीक्वेंस बनाई जाती है, डीएनए की 2 कॉपीज बनाई जाती है। देन इसके बाद में हमारे पास में फोर्थ स्टेप क्या है, यहां पर देखा जाए तो इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। हमने जो डीएनए पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई किया है उसका इंसर्शन भी कर दिया है, तो एक तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। इसको अब होस्ट के अंदर भी डालना है ताकि होस्ट के अंदर अपनी ये मल्टीपल हो सके, अपनी कॉपीज बना सके। किस किस प्रोसेस से कर सकते हैं? यूजिंग एनी मेथड द लाइगेट डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू रिसिपिएंट होस्ट दैट टेक अप डीएनए फ्रॉम द इट्स सराउंडिंग, वो एक्सेप्ट कर ले अपने आसपास से। इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए bearing ampicillin resistant gene is transformed into E. coli cell and the host cell become ampicillin resistant। मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है वो एम्पिसिलिन मीडियम के लिए क्या है? रेजिस्टेंट है। तो जिसके पास में वो होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो एम्पिसिलिन मीडियम में सर्वाइव कर जाएगा ऑर्गेनिज्म। और ई कोलाई हमने ऐसा रखा था, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड। If the transformed cell are spread on an agar plate containing ampicillin, only the transformation will be grow and untransformed recipient cell will die। जिसके पास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाले मीडियम का होगा, वही सर्वाइव करेंगे, बाकी और सर्वाइव नहीं करेंगे। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए ई कोलाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो गई। ट्रांसफॉर्म्ड सेल प्लस नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल न्यूट्रिएंट मीडियम एम्पिसिलिन में ग्रो करवा रहे हैं, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट ही कॉलोनी क्या होगी? ग्रो होगी। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट ही क्या होगी? कॉलोनी ग्रो होगी। जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट नहीं है वो ग्रो नहीं होगी, क्योंकि उनके पास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। कौन सा वाला? एम्पिसिलिन मीडियम वाला। 5. ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई बैक्टीरिया जो हैं उनसे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। उनके क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो देखते हैं। द अल्टीमेट एम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज टू प्रोड्यूस डिजायरेबल प्रोटीन। सेल विद फॉरेन जीन कैन बी ग्रो इन लेबोरेटरी। यदि लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो स्मॉल अमाउंट में कर रहे हैं, यदि ज्यादा अमाउंट की हमें रिक्वायरमेंट है तो बड़े बड़े कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है। दे कल्चर are used to extract desired protein and purify it by using the separation technique। separation technique से हम उस प्रोटीन को अलग कर लेंगे। The cell can also be multiplied continuous culture system। continuous culture system आगे देखते हैं। Here the used medium is drained out from one side and while fresh medium is added from the other side। ये यूं बोल रहा है कि यदि हम इस तरह का कंटेनर बनाते हैं, किस तरह का, और ये कंटेनर यहां से तो हम ऐड करेंगे सब्सटेंस को, और इधर से वेस्ट को रिमूव करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस कल्चर। ठीक है, एडिंग की जा रही है और इधर से रिमूव किया जा रहा है, यही है। देखिए इधर, द सेल कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यू कल्चर system. Here the used medium is drained out from one side while fresh medium is added one from other. It maintains the cell more physiological activity and so produce a large biomass. It yield more desirable या desired protein.
मतलब ऐसा कंटेनर है कि इधर से फ्रेश अमाउंट ऐड करते जा रहे हैं और इधर से वेस्ट को रिमूव करते जा रहे हैं ताकि उसके अंदर एक फ्रेशनेस बनी रहे। अब ये प्रोसेस यदि स्मॉल अमाउंट के लिए किया जाता है तो छोटे छोटे 10 से 20 लीटर तक के कंटेनर यूज कर सकते हैं, लेकिन बिग अमाउंट में किया जाता है तो बड़े बड़े बायोरिएक्टर यूज किए जाते हैं। कैसे होते हैं बायोरिएक्टर? देखो डायग्राम ऐसा होता है बायोरिएक्टर का, इस तरह से बायोरिएक्टर होते हैं। ये पूरा एक सिलेंड्रिकल टैंक होता है, इसमें एक एजिटेटर लगा होता है, ये बीच वाला। इसमें ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है ताकि माइक्रोब्स इसमें है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। एक कंट्रोल सिस्टम होता है, यहां पर मोटर लगी होती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है, पीएच को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है, एंड सैम्पलिंग पार्ट है फॉर पीरियोडिक विड्रॉल ऑफ द कल्चर। और ये एजिटेटर है, इसको क्या करता है? घुमाता रहता है। तो ये सिंपल स्ट्रेड टैंक बायोरिएक्टर है और ये स्प्रेस्ड स्ट्रेड टैंक बायोरिएक्टर है ये वाला। नॉर्मली ये ज्यादा यूज किया जाता है, बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टिलर एयर बबल आर स्प्रेस्ड। अब पढ़ते हैं इनको, देखो these are the vessels in which raw material are biologically converted into specific product। जहां पर रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। एंजाइम यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन सेल। Bioreactor are used to produce a large quantity of product. They can process 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर। मैंने बोला ना कि यदि हमारे पास में ज्यादा अमाउंट में हमें प्रोडक्ट बनाना है, कितना 100 से लेकर 1000 लीटर, तो बायोरिएक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। अब बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमम ग्रोथ, इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। कौन से बैक्टीरिया? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। कंडीशन टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन टू गेट डिजायर प्रोडक्ट। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर आर स्ट्रिंग टाइप स्ट्रेड टैंक रिएक्टर, जो भी मैंने आपको बताया है, सिलेंड्रिकल। इट इज यूजुअली सिलेंड्रिकल और विद अ कर्व्ड बेस। उसका बेस कैसा होता है? इस तरह से कर्व्ड होता है। और टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट, द स्टिर फैसिलिटेड इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, दोनों चीज करता है। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। ये डायग्राम जस्ट अभी मैंने आपको बताया था किसका? पार्ट्स ऑफ बायोरिएक्टर का। आपको ये याद रखना है और डायग्राम याद रखना है, ये वाला सिंपल स्टेड बायोरिएक्टर। डाउन स्ट्रीमिंग, अब प्रोडक्ट बन चुका है, उसकी पैकेजिंग की जाएगी। पैकेजिंग से करने से पहले उसे प्रिजर्व करना रखना है ताकि काफी वो 2-3 महीने तक एज इट इज रहे, उसमें किसी तरह का कोई इंफेक्शन ना हो। It is a series of processes such as separation and purification of product after the biosynthetic stage, जिसमें हम purification and separation का स्पेशल ध्यान रखेंगे। The product is formulated with suitable preservative, ये इंपॉर्टेंट है, suitable preservative डालने पड़ेंगे ताकि वो खराब ना हो। Such formulated undergoes clinical trials and strict quality control testing। और यहां पर ये डाउन स्ट्रीमिंग कंप्लीट होती है और इस तरह से हमारे प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर इसका है एप्लीकेशन, कि क्या एप्लीकेशन है जो बायोटेक्नोलॉजी के यूज किए जा रहे हैं ह्यूमन के लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाने के लिए। आई थिंक सो आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।